हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समसामयिक विमर्श के टॉपिक में नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं। 105वां संविधान संशोधन हो चुका है। शतक पूरा हो चुका है संविधान संशोधन का काफ़ी पहले ही, और संविधान संशोधनों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था और 105वां संविधान संशोधन के नाम से संविधान संशोधन किया गया है। क्या है ये संविधान संशोधन का प्रावधान, और चूंकि विवादों में भी रहा ये संविधान संशोधन 105वां नहीं हुआ था तब भी विवाद था, और इसके पहले इसकी जो रेलेवेंसी है वो 102वें 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ है। 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके साथ है। तो जब 102 संविधान संशोधन किया गया तो उसके बाद भी विवाद उठा। तो उस समय विवाद क्या उत्पन्न हुए? अभी उच्चतम न्यायालय ने 102 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया उसकी व्याख्या करते हुए जजमेंट दिया। हालांकि जजमेंट डिवाइडेड था, यूनिफॉर्म कंसेंसस से जजमेंट नहीं दिया गया था। तो उस जजमेंट को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ। तो संविधान संशोधन किया गया है, लेकिन इस संविधान संशोधन के पीछे विवादों का एक क्रम भी रहा है। तो हम लोग उन सारे पहलुओं की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो 105वें संविधान संशोधन से केवल संबंधित हैं, क्योंकि संविधान संशोधन पिछड़े वर्ग से रिलेटेड है। तो पिछड़े वर्ग की समस्या को लेकर के बहुत सारे इश्यूज सामने आए हैं। अभी हाल ही में क्रीमी लेयर का भी एक विवाद सामने आया है। नेक्स्ट टर्न पर एक एक लेक्चर में एक टॉपिक को फोकस करेंगे। तो अभी हम लोग केवल 105वें संविधान संशोधन को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। बाकी जो इशू है, बाकी जो कंट्रोवर्सी है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। तो 105वें संविधान संशोधन के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले ये चर्चा करते हैं कि संविधान संशोधन है क्या, संविधान संशोधन में क्या बात कही गई है, क्यों ये संविधान संशोधन लाया गया है, पर्पस क्या है इसका, क्या प्रावधान है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो विषय हैं, इनसे रिलेटेड जो मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको 105वां संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं। देखिए, दो अलग अलग नंबर होते हैं संविधान संशोधनों को लेकर के, अलग अलग नंबर होते हैं। एक होता है विधेयक का नंबर, एक होता है अधिनियम का नंबर। तो ये जो 105वां नंबर है ये अधिनियम का नंबर है, विधेयक का नहीं। विधेयक के नंबर अलग होते हैं, अधिनियम के नंबर अलग होते हैं। जिस नंबर पर संविधान में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है, जिस नंबर पर संविधान में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है, उस नंबर को संविधान संशोधन विधेयक का नंबर कहते हैं। जैसे इस संविधान संशोधन को लेकर के जो नंबर पेश किया गया, क्वेश्चन ले लेंगे आपके। अभी पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपके ले लेंगे हम। तो जिस नंबर पर विधेयक पेश किया गया वो 127वां था। 127वां संविधान संशोधन विधेयक था, और ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2021। तो पहले इस अंतर को समझ लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन पूरा कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन भी ले लेंगे, इसके बाद आपके क्वेरीज भी ले लेंगे। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 127वां संविधान संशोधन विधेयक। तो जिस नंबर पर संसद में विधेयक पेश किया जाता है, विधेयक क्या होता है? विधेयक कानून बनाने का प्रस्ताव होता है। कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसे हम विधेयक कहते हैं। तो मोशन है ये, प्रपोजल है ये, मोशन है, लेकिन ये मोशन विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है, क्योंकि इसका पर्पज़ है कानून बनाना। तो कानून बनाने के उद्देश्य से संसद में जो ड्राफ्ट पेश किया जाता है, जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस ड्राफ्ट को, उस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। तो समय समय पर कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट पेश किए जाते हैं, संविधान भी
देश का सर्वोच्च कानून है, तो संविधान संशोधन करने के लिए भी विधेयक पेश किए जाते हैं। तो जिस नंबर पे अब तक जितने संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा चुके हैं, उसके बाद जिस नंबर पे ये संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे संविधान संशोधन विधेयक का नंबर कहते हैं। तो जैसे ये 127वां 127th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। लेकिन जब संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देता है, तो कोई भी विधेयक राष्ट्र संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद वह कानून बन जाता है, अर्थात अधिनियम बन जाता है। तो जिस नंबर पर वह अधिनियम बना है, इसके पहले जितने संविधान संशोधन अधिनियम थे, उसके बाद अधिनियम बनने के बाद वह नंबर कहलाता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि जितने संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए हों वो सब पारित किए जा चुके हों, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए संविधान संशोधन विधेयकों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए और पारित नहीं किए जा सके। लेकिन विधेयक तो पेश हुए, नंबर तो काउंट हो गया, नंबर तो बढ़ गया, इसलिए संविधान संशोधन विधेयक का नंबर ज़्यादा होता है, जबकि संविधान संशोधन अधिनियम की संख्या कम होती है, क्योंकि जो विधेयक पारित हो जाते हैं राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति बाध्य होती है, तो जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। और जिस नंबर का कानून बनता है संविधान संशोधन का जिस नंबर का अधिनियम बनता है, वो नंबर फिर जाना जाता है। तो जैसे 104 संविधान संशोधन अब तक किए जा चुके थे, अब ये 105वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। विधेयक का नंबर 127वां था और अधिनियम का नंबर 105वां है। ये बिल का नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का नंबर है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का नंबर है। क्वेश्चन दोनों से पूछे जा सकते हैं। जब करंट इशू होता है 1 साल के भीतर, तो विधेयक के नंबर से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पिछले वर्षों में अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे प्री में, तो विधेयक के नंबर से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए विधेयक का नंबर भी याद रखिएगा। हालांकि 1 साल बीत जाने के बाद जब ये करंट का इशू नहीं रह जाता, तो विधेयक का नंबर भूल जाना होता है, उसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, केवल अधिनियम का नंबर याद रखना होता है। यानी आपको केवल भविष्य में 105वां नंबर याद रखना है। अभी 1 साल के लिए 127वां नंबर भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ कराने के लिए आपको क्योंकि अधिनियम का नंबर तो सब लर्न करके जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि विधेयक का नंबर सबको लर्न हो, सबको याद हो, तो वो अधिनियम के बजाय विधेयक का नंबर दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें डाउट हो सकते हैं। तो अभी साल भर के लिए ये नंबर याद रखना है। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये, जो 127वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में पेश किया गया था, पारित कर दिया गया, और पारित करने के बाद अब ये अधिनियम बन चुका है। क्या प्रावधान किए गए इसमें? बेसिकली इसमें सबसे पहले आर्टिकल 366 को संशोधित किया गया है, अमेंड किया गया है। आर्टिकल 366 क्या है? अनुच्छेद 366 क्या है? आर्टिकल 366 डेफिनेशन क्लॉज है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्लॉज है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्लॉज है। ये विभिन्न चीज़ों की परिभाषाएं बताता है। संविधान के कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी गई। तो जब पिछड़े वर्गों के बारे में प्रावधान शामिल किया गया था, तो पिछड़े वर्गों के बारे में जो प्रावधान 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए शामिल किया गया था, उसमें 366 में क्लॉज 26 और सब क्लॉज सी जोड़ा गया था, और क्लॉज 26 में सब क्लॉज सी जोड़ करके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की परिभाषा दी गई थी कि किसे कहेंगे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, किसे कहेंगे। तो इसमें परिभाषा ये दी गई थी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग उन्हें कहा जाएगा जिन्हें संविधान के उद्देश्य के लिए पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया जाए। बस इतनी सी परिभाषा थी, बड़ी अस्पष्ट सी थी। तो यह डिक्लेरेशन कर दिया गया था कि संविधान के उद्देश्य के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस के लिए जिन्हें पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया जाए। कहां से? अंडर आर्टिकल 342 क्लॉज ए। ये आर्टिकल 342 क्लॉज ए, ये भी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 102 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 102 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया था, इसको एक बार बता दें, 102 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, इसके माध्यम से सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रावधान किए गए और कई सारे प्रावधान किए गए थे। इसमें एक तो आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया था और आर्टिकल 338 बी जोड़ करके आर्टिकल 338 कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी जोड़ करके ये प्रावधान कर दिया गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 338 बी जोड़ करके ये प्रावधान कर दिया गया कि एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो पहले से भी बना हुआ था, लेकिन पहले एक सांविधिक आयोग था, अर्थात कानूनी आयोग था। 1993 में कानून बनाया गया था और कानून के अंतर्गत इस आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इस संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संविधान में शामिल कर दिया गया। तो अब ये संवैधानिक आयोग बन गया। आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत इसके गठन आदि के बारे में जानकारी दे दी गई। दूसरा प्रावधान ये किया गया था कि आर्टिकल 342 ए जोड़ा गया। 342 पहले से था, अनुसूचित जातियों के बारे में वर्णन करता था। 341 अनुसूचित जातियों, 342 अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन करता था। उसी के आगे आर्टिकल 342 क्लॉज कैपिटल ए जोड़ दिया गया। इसमें बताया गया कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कैसे डिक्लेयर किए जाएंगे, और आगे चल करके आर्टिकल 366 जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था में क्लॉज 26 और सब क्लॉज सी जोड़ करके सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन दे दी गई थी। ये सारे परिवर्तन 2018 में लाए गए थे। तो इस परिवर्तनों के माध्यम से जो आर्टिकल 366 है वो ये कहता था कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस उन्हें कहा जाएगा जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 342 क्लॉज ए, अनुच्छेद 342 ए के अंतर्गत सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। बाकी NCBC के बारे में भी चर्चा करते हैं कि क्या था। बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के। तो ये अनुच्छेद 366, आर्टिकल 366 और 342 दोनों मिल करके सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करते थे। अब आर्टिकल 342 ए क्या कहता था? आर्टिकल 342 कैपिटल ए, ये भी 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया और ये कहता था कि राष्ट्रपति सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन होंगे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन होंगे, इनके लिए पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा, लोक अधिसूचना जारी करेगा और बताएगा कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस क्या होंगे। इनमें राष्ट्रपति यह घोषणा राज्य के लिए भी कर सकता है, राष्ट्रपति यह घोषणा यूनियन टेरिटरीज के लिए भी कर सकता है, यानी केंद्र के लिए तो करेगा ही करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति ऐसी घोषणा राज्य के लिए भी कर सकता है, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी कर सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि अगर राज्य के लिए ऐसी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तो राष्ट्रपति ऐसी घोषणा करने से पहले उस राज्य के
राज्यपाल का परामर्श अवश्य लेगा, तभी राज्य के संदर्भ में घोषणा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये बातें आर्टिकल 342 में 342 कैपिटल ए में डिसाइड कर दी गई। इसके बाद ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो लोक अधिसूचना जारी करेगा, पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रूप में, इस अधिसूचना के आधार पर, इस घोषणा के आधार पर संसद पार्लियामेंट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में किसी का नाम शामिल कर सकेगी या किसी का नाम बाहर कर सकेगी। पार्लियामेंट किसी का नाम शामिल कर सकेगी, किसी का नाम बाहर कर सकेगी। तो ये बात सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रूप में संविधान में स्पेशली मेंशन कर दी गई। अब इसको लेकर के विवाद हो गया। एक पक्ष ये कहने लगा कि क्या इसके माध्यम से राज्यों के पिछड़े वर्ग घोषित करने की शक्तियां संघ सरकार ने छीन ली? क्या संघ सरकार ने राज्यों की जो पिछड़े वर्ग घोषित करने की शक्तियां थी वो समाप्त हो गई, छीन ली गई? अब इसके दो इंटरप्रिटेशन हो गए, दो व्याख्या हो गई। क्योंकि राष्ट्रपति के लिए यह भी बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति ऐसा कोई भी निर्णय नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की राय से लेगा, और आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना दिया गया। पहले ही बना हुआ था, जो जैसा बना हुआ था 1993 के अधिनियम के अंतर्गत बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि तब सांविधिक आयोग था, कानूनी आयोग था। अब संवैधानिक बना दिया गया तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया गया, वैसे ही है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होंगे, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति सारी सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान करेगा। क्या करेंगे ये आयोग? ये आयोग पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए कार्य करेंगे। पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उनकी शिकायतों को सुन सकते हैं, उनके बारे में जो रक्षा उपाय किए गए हैं संविधान में या कानूनों में या सरकार के निर्णयों के द्वारा, उनके कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसकी निगरानी कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, सरकार को सिफारिश कर सकते हैं, या फिर जो भी पिछड़े वर्गों की दशाओं की उन्नति के लिए जो आवश्यक प्रावधान है, जो आवश्यक कदम है, जो पिछड़े वर्गों की दशाओं की उन्नति के लिए आवश्यक हो सकते हैं, ये ऐसे कदमों की सरकार से सिफारिश कर सकते हैं और सरकार उस दिशा में कदम उठा सकती है। तो ये प्रावधान किया गया। जो इसका 9th क्लॉज था आर्टिकल 338 बी का, उसमें यह कह दिया गया कि जो सरकार अगर कोई भी कार्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ में करती है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के संदर्भ में करती है, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से राय ली जाएगी, परामर्श किया जाएगा। एनसीबीसी जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति से संसद के सामने रखवाता है। लेकिन अगर रिपोर्ट में राज्यों से संबंधित कोई मुद्दा शामिल है, राज्यों का कोई पक्ष शामिल है, तो उस संबंधित रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंप दी जाएगी। राज्यपाल उस रिपोर्ट को लेगा, तो और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रावधान किया गया था। अब इस प्रावधान में जो बातें हमने बताई, अब इस बात को लेकर के दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ये कहने लगा कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार, संसद ने, या यूं कहें संघ सरकार ने पहल करते हुए राज्यों की शक्ति छीन ली कि अब राज्य सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब केवल ये अधिकार संघ को मिल गया, केंद्र को मिल गया। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये आने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, संघ ने राज्यों की शक्तियां छीनी नहीं है, बल्कि संघ ने अपनी अलग से शक्तियां सृजित की हैं, क्योंकि राज्यों की शक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है इसमें किसी भी प्रावधान से। बस केवल संघ ने इतना किया है कि उसने अपने लिए एक नए अधिकार का सृजन कर लिया, एक नए अधिकार का सृजन कर लिया। इस बात को लेकर के विवाद उठ गया। जो परिभाषा थी हमने अभी बताया सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की,
उस परिभाषा में कहीं यह स्पष्टता नहीं थी कि राज्य का पर्पस होगा, संघ का पर्पस होगा, क्या होगा। आर्टिकल 366 का क्लास 26 का सब क्लॉज सी ये साफ साफ कहता था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग उन्हें माना जाएगा जिन पिछड़े वर्गों को आर्टिकल 342 क्लॉज ए के अंतर्गत संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अब इसमें संघ या राज्य का कोई जिक्र नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया जाए। बस यही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की परिभाषा थी। अब ये परिभाषा अस्पष्ट हो गई। ये परिभाषा अस्पष्ट इसलिए हो गई कि संविधान के उद्देश्य के लिए जिन्हें पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया जाए, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 342 कैपिटल ए के अंतर्गत। आर्टिकल 342 ए को पढ़िए तो लगता है कि सब कुछ राष्ट्रपति कर सकता है, राज्य कर नहीं सकते। तो अब दो तरीके की व्याख्याएं हो गई, दो तरीके की व्याख्या हो गई तो विवाद हो गया। राज्यों ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, ये तो हमारे अधिकार का उल्लंघन है, ये तो देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन है। हमारे राज्य में पिछड़ा कौन होगा ये केंद्र क्यों तय करेगा? ये तो हमें तय करने का अधिकार होना चाहिए कि हमारे राज्य में पिछड़ा कौन है। केंद्र ने कहा हमने तुमसे ये अधिकार छीना ही नहीं है, तुम घोषित करो। हमने तो तुमसे ये अधिकार लिया ही नहीं है, हमने तो अपने अधिकार का केवल सृजन किया है। मुद्दा इस पशोपेश में फंसा रहा कि हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। नतीजा ये हुआ कि जब ये विवाद इस तरीके से गहराए, कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन स्टेट ने ये मानना शुरू कर दिया, स्टेट का एक वर्ग ऐसा था, राज्यों का एक वर्ग ऐसा था जिसने ये मानना शुरू कर दिया कि केंद्र ने हमसे अधिकार ले लिया। केंद्र ये कहता था हमने अधिकार बिल्कुल नहीं लिए। राज्यों ने कहा कि केंद्र अधिकार ले रहा है, ये संघीय भावना, फेडरल भावना के अगेंस्ट है, क्योंकि हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में संघ और राज्य दोनों आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, और ये तो मिलजुल कर काम करने वाली बात ही नहीं है, ये तो केंद्र हमसे अधिकार छीन रहा है। विवाद इस तरीके से गहराने लगे। फिलहाल हुआ क्या, इस दौरान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि वो मराठी लोगों को, जो मराठी लोग हैं, उन मराठी लोगों को पिछड़ा घोषित करेगी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करेगी, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर करेगी, और मराठी लोगों को आरक्षण का लाभ देने की नीयत से, जिससे उन्हें भी आरक्षण की कैटेगरी में लाया जा सके, मराठी लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने कानून बनाया विधानसभा में, और कानून बना करके मराठी लोगों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग घोषित कर दिया और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अब उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी तो एक वर्ग को लगा कि ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राज्यों के अधिकार को छीनता है, केवल संघ को अधिकार देता है। हालांकि ऐसा नहीं था, संघ सरकार का ये कहना था। अभी हम लोग इसको समझते हैं, इस बात को आगे समझते हैं। नतीजा ये हुआ, कोर्ट में केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया उसने फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया। 5 जजेस की बेंच थी और 5 जजेस की बेंच में 3 और 2 के बहुमत से निर्णय आया। 3 और 2 के बहुमत से निर्णय आया मराठा आरक्षण के मामले में। ये आप जानते होंगे, सरकार, उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। इतना आप जानते हैं, इतना आपने न्यूज में पढ़ा होगा। ग्राउंड क्या लिया गया, उस टेक्निकलिटी को समझिए। उच्चतम न्यायालय में 3 जजेज एक तरफ हो गए, 2 जजेज एक तरफ हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, रिजर्वेशन का मामला था, तो मराठा रिजर्वेशन के संदर्भ में 3 जजेज ने कहा, क्योंकि बहुमत की राय थी, उन्होंने कहा कि 102वां संविधान संशोधन, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करने का राज्य का अधिकार छीनता है। इसलिए राज्य अपनी ओर से
किसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग घोषित नहीं कर सकते। ये निर्णय दे दिया उच्चतम न्यायालय ने। और आप जानते हैं कि मराठा रिजर्वेशन रद्द हो गया। ग्राउंड क्या था? ये था। तो अब जब 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्सप्लेन किया उच्चतम न्यायालय ने, इसीलिए हमने 102वां संविधान संशोधन पढ़ा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये प्रसंग में है। तो 102 नंबर का जो संविधान संशोधन था, उसको उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह संविधान संशोधन राज्य के अधिकार को समाप्त कर देता है और इस संविधान संशोधन के बाद अब राज्यों को पिछड़ा वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार नहीं रह गया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद फिर विवाद हो गया। हालांकि 3 और 2 जजेस अलग अलग थे। 3 जजेस जिसमें जस्टिस भट्ट लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये राज्य के अधिकार को छीनता है। बाकी जो 2 जजेस थे, जिसमें अशोक भूषण, जो भी हाल में रिटायर भी हुए सुप्रीम कोर्ट से, बड़े अच्छे अच्छे जजमेंट देकर रिटायर हुए, अशोक भूषण ने कहा कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन राज्यों के अधिकार को नहीं छीनता है। अब उच्चतम न्यायालय में ही 102 नंबर के संविधान संशोधन की व्याख्या को लेकर मतभेद हो गए, क्योंकि बहुमत एक सीट का बहुमत भट्ट के साथ चला गया। उन्होंने कहा कि ये उल्लंघन करता है, राज्य की शक्तियां छीनता है, इसलिए जजमेंट ये आ गया। लेकिन जो माइनॉरिटी जजेस थे, जो 2 जजेस थे, उन्होंने कहा राज्य के अधिकार नहीं छीनते। अब इसको समझिए कि ये जजमेंट अलग अलग क्यों आए और इस पे फिर क्यों विवाद हो गया। जब उच्चतम न्यायालय ने ये जजमेंट दिया कि 102 संविधान संशोधन की जो भाषा है, वो राज्यों के अधिकार को समाप्त करती है कि वो किसी वर्ग को या किसी जाति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करे, तो राज्य नाराज हो गए। राज्य ने कहा, देखा, मैं कह रहा था कि संसद ने संविधान संशोधन करके हमारा अधिकार छीन लिया, और उच्चतम न्यायालय भी यही कह रहा है। अब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल समस्या पैदा हो गई, क्राइसिस पैदा हो गई इस देश में। उच्चतम न्यायालय के इस जजमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल क्राइसिस पैदा कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कि कॉन्स्टिट्यूशन की सही व्याख्या कैसे हो, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहते हैं। फेडरल क्राइसिस कि संघीय ढांचे की सही व्याख्या कैसे हो, फेडरल क्राइसिस, दोनों क्राइसिस पैदा हो गई। क्योंकि जो 2 जजेस थे, वो 2 जजेस ये कह रहे थे कि ये 3 जजेस का जजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि ये राज्यों के अधिकार को नहीं छीनता। अब उच्चतम न्यायालय में ही अलग अलग राय, इसका मतलब कि उच्चतम न्यायालय की इस राय को समझने की जरूरत। समझिए फिर, यह कहा गया, यह कमेंट किया जाता है कि जो मेजॉरिटी का जजमेंट आया, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, इस तरीके के सिद्धांत पर क्वेश्चन यदा कदा एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो मैंने क्लास में भी इस तरीके के डॉक्ट्रिन्स कवर किए हैं। क्लास के दौरान, पढ़ाने के दौरान जो जो कुछ पढ़ाया वो डॉक्ट्रिन के आधार पर ही पढ़ाया है। तो जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आवश्यकता है। तो न्यायालय ने क्या कहा, तो एक वर्ग ने क्या कहा कि उच्चतम न्यायालय का जो मेजॉरिटी जजमेंट है, जो बहुमत की राय है, मेजॉरिटी ने जो जजमेंट दिया, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत को अपनाया। इसे कहते हैं शाब्दिक निर्वचन का सिद्धांत, शाब्दिक व्याख्या या शाब्दिक निर्वचन का सिद्धांत। शब्द के अर्थ जैसे निकलते हैं, शब्दों के अर्थ जिस तरीके से निकल रहे हैं, उन्हीं अर्थ के आधार पर व्याख्या कर दी जाए। अब इसमें भाव, पर्पस, फिलॉसफी, ये सब नहीं देखा जाता, ये सब नहीं देखा जाता। उसके पीछे का ग्राउंड, बैकग्राउंड, कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाता। शब्द के जो अर्थ निकलते हैं, उन्हें शब्दों के आधार पर निर्णय दे दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन के आधार पर ही निर्णय दिया करता था। जैसे गोपालन का मामला था पुराना,
और भी बहुत सारे मामले ऐसे, वो सब लिटरल इंटरप्रिटेशन वाले मामले। लेकिन केशवानंद भारती के बाद से, जब से केशवानंद भारती का जजमेंट जब आया था, केशवानंद भारती के बाद से उच्चतम न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, उदार निर्वचन का सिद्धांत, उदार व्याख्या का सिद्धांत अपनाना शुरू किया। मेनका गांधी के मामले में और ज्यादा दिखा उदार व्याख्या का सिद्धांत। आर्टिकल 21 में गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार शामिल हो गया, तो वो लिबरल इंटरप्रिटेशन है। लिटरल इंटरप्रिटेशन लिबरल इंटरप्रिटेशन का ठीक उल्टा होता है। उदार व्याख्या बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर व्याख्या करती है, और जो शाब्दिक व्याख्या है वो केवल शब्द के अर्थ के आधार पर व्याख्या करती है। तो अब उच्चतम न्यायालय का जजमेंट है, गलत तो नहीं ठहराया जा सकता। आप गलत ठहराएंगे तो आप पर कंटेम्प्ट का केस हो जाएगा। तो आप केवल अपने कमेंट दे सकते हैं कि न्यायालय का ये जजमेंट क्यों आया। कमेंट देने में बुराई नहीं है। तो हम उसी कमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं कि यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन के सिद्धांत को अपनाया, शाब्दिक निर्वचन के सिद्धांत को अपनाया, और जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों के अर्थ के आधार पर अपना निर्णय दे दिया। और उस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 102 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया, उस संविधान संशोधन के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करने की शक्ति राज्यों से ले ली गई है, केवल केंद्र कर सकता है। इसलिए मराठा लोगों को जो आरक्षण राज्य विधानमंडल ने कानून बनाकर दिया वो गलत है। उच्चतम न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। अब उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को आलोचना का पात्र बना दिया। संसद में, राज्यसभा में उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की आलोचना की गई संसद सदस्यों के द्वारा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कई तत्वों की उपेक्षा की है, कई पहलुओं की उपेक्षा की है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को निर्णय देते समय केवल शब्दों के बजाय अनुच्छेद की व्याख्या करते समय, विभिन्न अनुच्छेदों की व्याख्या करते समय उसके जो भाव हैं, उसके पीछे जो दर्शन है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो पर्पज है, इन सब को ध्यान में रख करके निर्णय देना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय ने नहीं किया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर कि जो दो जजेस की राय थी, जो अल्पमत की राय थी, माइनॉरिटी की जो राय थी, अल्पमत की जो राय थी, माइनॉरिटी की जो राय थी, जो जस्टिस भूषण और उनके सहयोगी की राय थी, वो इस बात से सहमत नहीं थे। वो ये उनका ये कहना था कि 102 नंबर का संविधान संशोधन राज्यों से उनकी शक्तियां छीनता नहीं है, उनकी शक्तियां छीनता नहीं है, बल्कि यह संघ के लिए केवल एडिशनल अधिकारों का सृजन करता है। बात को समझिएगा। उच्चतम न्यायालय के माइनॉरिटी जजमेंट ने कहा, उच्चतम न्यायालय के अल्पमत के निर्णय ने कहा, दो जजेस ने कहा, तीन जजेस ने कह दिया कि भाई वो राज्य की शक्ति छीन रहा है, इसलिए मराठा आरक्षण शून्य है। तो राज्यों को लगा हमारी शक्ति छीन रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार गलत कर रही है, विरोध करो केंद्र सरकार का। तो एक ये दिशा बढ़ गई। जो माइनॉरिटी का जजमेंट था, उस माइनॉरिटी के जजमेंट ने, इसीलिए देखिए राज्यसभा में बहुत विद्वान लोगों की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा में चर्चा के लिए या संसद में चर्चा के लिए बहुत विद्वान लोगों की जरूरत पड़ती है। तो संसद में, राज्यसभा में कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि उच्चतम न्याय जो शाब्दिक निर्वचन है वो पुरानी थ्योरी हो चुकी है। अब लिबरल इंटरप्रिटेशन है, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है, तरह तरह की बातें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अल्पमत ने डॉक्ट्रिन ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ कि उद्देश्य पर आधारित निर्वचन का सिद्धांत, उद्देश्य आधारित निर्वचन का सिद्धांत।
जो अल्पमत की राय थी, जस्टिस भूषण और उनके सहयोगियों एक सहयोगी की राय थी। उनका ये कहना था कि जब हम किसी संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करते हैं, किसी संविधान संशोधन की व्याख्या करते हैं, या हम किसी कानून की व्याख्या करते हैं, जब हमें व्याख्याएं करनी होती हैं, तो हमें डॉक्ट्रिन ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को फोकस करना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? हमें इस बात पर बल देना चाहिए, हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया है, संविधान संशोधन किया गया है, संविधान में प्रावधान किया गया है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हमें वो भाव, वो उद्देश्य ध्यान में रखकर तब संविधान या कानून के प्रावधानों की व्याख्या करनी चाहिए। अगर हम उद्देश्य को अलग कर दें और प्रावधान की व्याख्या कर दें, तो प्रावधान की व्याख्या जड़वत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, यांत्रिक हो जाएगी। जब हम उद्देश्य को व्याख्या का भाग बना लेते हैं, तो प्रावधान की व्याख्या व्यापक हो जाती है, प्रावधान की व्याख्या में भाव आ जाता है, व्याख्या गतिशील हो जाती है, डायनेमिक हो जाती है और मल्टीपर्पज वाली बन जाती है, बहुउद्देश्यों को पूरा करने वाली बन जाती है। इसलिए जब किसी भी कानून की व्याख्या की जाए, किसी भी संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या की जाए, संविधान संशोधनों की व्याख्या की जाए, तो हमेशा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को फोकस करना चाहिए, हमेशा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को फोकस करना चाहिए। संसद में भी जब राज्यसभा में चर्चा हुई, तो राज्यसभा में भी इसी बात को मुद्दा उठाया गया, इसी बात को केंद्र में लाया गया कि पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के आधार पर, इसीलिए राज्यसभा में विशेषज्ञ लोग चाहिए। कोई वहां पर ये चर्चा की गई कि भाई पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को आधार मान करके न्यायालय को निर्णय दिया जाना चाहिए था। इसलिए न्यायालय का यह निर्णय, जो मराठा आरक्षण वाला न्यायालय का निर्णय है, उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। मराठा आरक्षण वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं हुआ जा सकता, जिसमें न्यायालय ने कहा कि राज्यों की शक्ति छीन ली गई। तो अल्पमत के न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि चूंकि हमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को फोकस करना चाहिए, और जब हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को फोकस करते हैं, यानी यह देखते हैं कि क्यों संशोधन किया गया, तो यह निष्कर्ष निकलता है, देखिएगा, यह निष्कर्ष निकलता है कि 102 नंबर का संविधान संशोधन राज्य की शक्तियां छीनता नहीं है, राज्य की शक्तियां छीनता नहीं है, बल्कि यह केंद्र के लिए अतिरिक्त प्रभावी प्रबल शक्तियों का निर्माण कर देता है, बल्कि यह केंद्र के लिए अतिरिक्त प्रबल और प्रभावी शक्तियों का निर्माण कर देता है। तो एक ही अनुच्छेद की, यानी एक ही संविधान संशोधन की ये दो व्याख्याएं निकल कर आ गई। उच्चतम न्यायालय का जजमेंट दो भागों में बट गया, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी, एक न्यायाधीश उधर चला गया, तो मेजॉरिटी का जजमेंट हो गया कि वो कहता है कि राज्य की शक्ति छीन लेता है, जबकि माइनॉरिटी वाले जजमेंट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, गलत व्याख्या है, राज्य की शक्ति बिल्कुल नहीं छीन रहा है, यह केवल केंद्र के लिए एडिशनल जिम्मेदारी का वर्णन कर रहा है, यह केंद्र के लिए एडिशनल प्रावधानों का वर्णन कर रहा है, क्योंकि 102 नंबर के संविधान संशोधन में कहीं भी राज्य की शक्ति को छीनने की बात कही ही नहीं गई है। इस माइनॉरिटी जजमेंट ने कहा कि अनुच्छेद 366 में जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड की परिभाषा दी गई, उसमें ना तो केंद्र का नाम लिया गया, ना तो राज्य का नाम लिया गया, ना तो केंद्र का नाम लिया गया, ना राज्य का नाम लिया गया। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग वो माने जाएंगे, आर्टिकल 366 क्लास 26 सब क्लॉज सी के अनुसार, कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग वे माने जाएंगे जो संविधान के उद्देश्यों के, जिन्हें संविधान के उद्देश्यों के लिए पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया जाए, आर्टिकल 342 ए के अंतर्गत। तो इसमें केंद्र और राज्य के लिए कोई शर्त ही नहीं रखी गई। 342 ए के अंतर्गत घोषित किया जाए, उसमें राष्ट्रपति को शक्ति एडिशनली दी गई है कि राष्ट्रपति राज्य, संघ या संघ राज्य क्षेत्र के लिए पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकता है, ये नहीं कहा गया है करेगा।
अगर करेगा करता तो इसका मतलब राज्य की शक्ति छीन ली गई। कर सकता है इसका मतलब कर सकता है, राज्य की शक्ति छीनी नहीं गई। ये शब्दों की व्याख्या के शब्दों के जो प्रावधान हैं उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए। उच्चतम न्यायालय ने कहा, जो माइनॉरिटी का जजमेंट है उसने कहा कि शक्ति छीनी नहीं गई राज्यों की, केवल केंद्र के लिए एडिशनल शक्ति सृजित की गई। लेकिन जैसे ही मेजॉरिटी का जजमेंट आया उच्चतम न्यायालय का और ये कहा गया कि भाई राज्य की शक्ति अब समाप्त हो गई, नतीजा ये हुआ कि स्टेट नाराज हो गए और स्टेट ने कहा कि ये तो हमारे संघीय अधिकारों पर प्रहार है, क्योंकि सहकारी संघवाद की भावना है, संघ और राज्य मिलजुल कर काम करते हैं, एक बात। दूसरी बात, पिछड़े वर्ग तो राज्यों में होते हैं, एक वर्ग जो एक राज्य में पिछड़ा है दूसरे में होगा या होगा नहीं होगा पता नहीं। इसलिए हमें तो, अगर हमारे यहाँ कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसे पिछड़ा घोषित करने का राइट हमें होना चाहिए। केंद्र हमसे ये अधिकार कैसे ले सकता है? केंद्र कह रहा है हम ले ही नहीं रहे हैं, न्यायालय गलत डिसीजन दे रहा है, लेकिन राज्य मान ही नहीं रहे हैं। तो राज्य नहीं मान रहे हैं, इसके लिए 105वां संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ी, क्लैरिटी लाने के लिए। ये पृष्ठभूमि थी पूरी, जिस पृष्ठभूमि में 105वां संविधान संशोधन विधेयक, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, निर्मित किया गया। 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, पारित हो गया। तो अब 105वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ये क्लैरिटी ला दी। क्या क्लैरिटी लाई? अब हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्लैरिटी लाई गई। परिप्रेक्ष्य यही था पूरी चर्चा का। तो इसीलिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है, अब स्पष्ट रूप से कह देता है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 366 को फिर से संशोधित किया गया। क्लॉज 366, क्लॉज 26 और सब क्लॉज सी को संशोधित कर दिया गया और इसमें यह घोषणा कर दिया गया कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का मतलब होगा, एससी बीसी का मतलब होगा ऐसे बैकवर्ड क्लासेस जो इस संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस से या स्टेट गवर्नमेंट के पर्पस से या यूनियन टेरिटरी के पर्पस से घोषित किए गए हैं। अब क्लियर कर दिया गया। पहले केवल ये कहा गया था कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो इस संविधान के पर्पस से जिन्हें घोषित किया जाए आर्टिकल 342A के अंतर्गत, वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस माने जाएंगे। अब परिभाषा बदल दी गई। अब परिभाषा में कह दिया गया कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत वे बैकवर्ड क्लासेस आएंगे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत वे पिछड़े वर्ग आएंगे जिन्हें अनुच्छेद 342A के अंतर्गत केंद्र सरकार के पर्पज से पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाए या राज्य सरकारों के पर्पज से पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाए या यूनियन टेरिटरीज के पर्पज से पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाए। पहले इन तीनों का नाम गायब था, पहले संविधान के पर्पस से लिखा गया था, बस ये शब्द था। तो अब संविधान के पर्पस का जो व्याख्या थी वो अलग अलग हो गई। मेजॉरिटी के जजमेंट ने कहा कि राज्य के अधिकार छीन लिए, जबकि माइनॉरिटी के जजमेंट ने कहा नहीं छीने। संघ सरकार भी कहती रही हमने अधिकार नहीं छीने, पार्लियामेंट भी कहती रही हमने अधिकार नहीं छीने, हमने केवल अलग अधिकारों का सृजन किया है संघ के लिए। फिलहाल विवाद को खत्म करने के लिए ये बेहद जरूरी था, बहुत अच्छा कदम था। राज्यों का विश्वास बना रहे हमारे फेडरल सिस्टम में, इसलिए भी ये बेहद जरूरी कदम था कि इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया जाए, जिससे जो सहकारी संघवाद की भावना है वो मजबूती के साथ टिकी रहे, बनी रहे, उसमें कोई दरार ना आने। तो ये अच्छी बात की गई, 105वां संविधान संशोधन करके क्लैरिफिकेशन ला दिया गया। तो 105वां संविधान संशोधन केवल क्लैरिटी के लिए है, क्लैरिफिकेशन के लिए है, 102 नंबर के संविधान संशोधन के लिए। तो ये क्लैरिटी आ गई, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि पिछड़ा वर्ग कौन है, पहले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन था,
वो अलग था। अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन है? जिसे केंद्र सरकार घोषित करे या जिसे राज्य सरकार घोषित करे या जिसे यूनियन टेरिटरी घोषित करे, वो सब पिछड़े वर्ग होंगे। अब ये अलग-अलग क्लैरिटी हो गई इस डेफिनिशन में। तो ये पर्पस था एक। दूसरी बात, जो आर्टिकल 342 ए में बनाया गया था कि सेंट्रल लिस्ट, जिसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट एक लिस्ट बनाएगी और उस लिस्ट में नाम जोड़ेगी और घटाएगी। उसको लिस्ट शब्द को लेकर के डिलेमा था कि लिस्ट किसकी? क्या राज्यों की भी या केवल केंद्र की? तो उसमें स्पष्टीकरण कर दिया गया कि वो केवल सेंट्रल लिस्ट होगी, सेंट्रल लिस्ट होगी। तो जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा, वो सेंटर के लिए डिक्लेयर करेगा। आर्टिकल 342 में ये स्पष्ट कर दिया गया। और सेंट्रल लिस्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस से होगी। सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस से होगी, ये स्पष्टीकरण कर दिया गया कि जो सेंट्रल लिस्ट बनाई जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस से बनाई जाएगी। इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट के पर्पस से अलग लिस्ट बनेगी, यूनियन टेरिटरी के पर्पस से अलग लिस्ट बनेगी। अब ये क्लैरिटी आ गई। इसी क्लैरिटी के लिए ही ये संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया। यानी 105वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों को, समाचार पत्रों में यही लिखा गया कि राज्यों को पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार देता है, जबकि वास्तव में राज्य के अधिकार छीने ही नहीं गए थे। राज्यों का तो अधिकार लिया ही नहीं गया था, इसलिए लिखा भी गलत गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा भी गलत था कि राज्यों का अधिकार ले लिया गया। अब इसीलिए इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो समाचार पत्रों में आपने यही पढ़ा कि राज्यों को पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार मिल गया, लेकिन फिलहाल ये अधिकार पहले भी था, आज भी है। पहले प्रच्छन्न था, पहले छिपा हुआ था, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं था, व्याख्या अलग-अलग थी। उच्चतम न्यायालय भी उस डिलेमा में फँस गया, शब्दों के जाल में फँस गया, गलत व्याख्या कर दी। अब क्लैरिटी हो चुकी है। यही 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो पारित किया गया। तो अब आप देखिए, अगर आप इस व्याख्या से निष्कर्ष निकालें, संविधान की व्याख्या करना कितना जटिल रहता है। संविधान के एक ही प्रावधान की व्याख्या किस तरीके से अलग-अलग तरीके से की जाती है। हालाँकि यहाँ पर ये बात भी ठीक है कि हमारे देश में कानून बनाने का तौर-तरीका बेहद गलत है, बेहद खराब है। आप किसी बात को परोक्ष रूप से मत प्रकट कीजिए, आप सारी बातों को साफ-साफ लिख दीजिए, क्योंकि डिलेमा नहीं होना चाहिए, कहीं पर कंट्रोवर्सी ना उत्पन्न हो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहे। इसलिए कानून की भाषा सरल होनी चाहिए, कानून की भाषा छोटी, वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे देश के कानूनों में, और यही कारण है कि कानूनों के प्रावधानों को लेकर या संविधान के प्रावधानों को लेकर, व्याख्या को लेकर के समय-समय पर विवाद उत्पन्न हुआ है और भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की जाती रही। तो ये कानून बनाने की एक कमज़ोरी भी है।